हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये हमारा वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है, या फिर जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। मीन्स ऐसे लोग जो कि बिगिनर्स हैं। अब दोस्तों, बिगिनर्स के मन में काफी सारे डाउट्स होते हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उन सारे डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम आज किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में कि वो कितना टफ है, उसको पास करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम ये भी देखेंगे कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए सबसे सही समय कौन सा है, क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि कब हम इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करें। इसके बाद हम बात करेंगे कोचिंग्स के ऊपर कि क्या कोचिंग्स यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए आवश्यक हैं। और दोस्तों, सबसे अहम जो चीज आज हम डिस्कस करेंगे वो ये कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, स्ट्रेटजी अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इस एग्जाम को पास करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कि इस एग्जाम की तैयारी के दौरान हमें किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मेरा नाम सौरभ जैन है। बाय प्रोफेशन में एक सिविल इंजीनियर हूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी इलाहाबाद से कंप्लीट की है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 एंड 19 अटेम्प्ट किया था, एंड दोनों ही बार मैंने मेंस क्लियर किया एंड इंटरव्यू के लिए अपीयर्ड हुआ हूं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो दोस्तों, जो भी लोग एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, या फिर यूं कहें जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको सबसे पहली कौन सी चीज करनी चाहिए। वो चीज है कि आप अपने आप से पूछिए कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। जी हाँ दोस्तों, आप क्यों एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, भले ही एक दिन सोचिए, और उसका जो जवाब आए उसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। दोस्तों, इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं, जैसे कि आपको माँ बाप का सपना पूरा करना है, आपको अपना खुद का सपना पूरा करना है, आपको देश की सेवा करनी है, आपको सिस्टम का पार्ट बनना है। तो दोस्तों, ये जो भी आपका आंसर हो आप इस डायरी में नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछवा रहा हूं। दोस्तों, क्योंकि ये जो सिविल सर्विस एग्जाम की जर्नी है, ये काफी लंबी जर्नी होती है, और इस जर्नी में बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। तो उस दिन आपका ये जवाब ही आपको मोटिवेट करेगा। इसलिए दोस्तों, इसको सीरियसली लीजिए और सोचिए कि आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। अब दोस्तों, जब एक बार आपने सोच लिया कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो दोस्तों आपको पता तो होना चाहिए कि आपका कंपटीशन किससे है। जिस एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हैं, उस एग्जाम की टफनेस कितनी है। तो दोस्तों, आइए हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की रियलिटी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये भारत का सबसे कठिन एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। यहाँ पे आपको बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और जो लोग तैयारी करते हैं वो कम से कम 2 साल अपनी लाइफ का इस एग्जाम के लिए देंगे। और दोस्तों, ये मैक्सिमम 6 इयर्स या इससे ज्यादा भी जा सकता है। और दोस्तों, इसमें सबसे जो अहम बात वो ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, अगर हम 2018 एग्जाम के फिगर देखें तो आप देखेंगे कि लगभग 10.65 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, और लगभग उसके 47% मीन्स 5 लाख लोग ही प्रीलिम्स एग्जाम देने पहुंचे। मतलब आधे से ज्यादा लोग तो एग्जाम देने ही नहीं आए, या तो उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब जितने लोगों ने प्रीलिम्स दिया उसमें से केवल 0.98%, मतलब आप समझ लीजिए कि 1%
लोग ही मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए। मीन्स 10,419 लोग ने ही मेंस एग्जामिनेशन दिया। इसमें केवल 1992 मीन्स लगभग 2000 लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए गए। मीन्स अगर हम परसेंटेज देखें तो 0.19% मीन्स आप समझ लीजिए 0.2%। और फाइनल जो सिलेक्शन थे, जो सीट्स थी, वो लगभग 800 के आसपास थी, मतलब 0.075%। अगर दोस्तों आप इसको सोचें तो ये 0.1% के बराबर है। मीन्स 1000 में से एक आदमी का सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों ये फिगर दिखाता है कि कितना टफ कंपटीशन है और सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों क्या इसका मतलब यह है कि हम तैयारी करें ही ना? नहीं दोस्तों, ये फिगर दिखाने का मेरा मतलब ये नहीं था कि आप तैयारी न करें, आप डर जाएं। मेरे इस फिगर को दिखाने का एक ही मतलब था कि आप समझिए कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। और दोस्तों सिलेक्शन तो हर साल होते हैं, लोग सेलेक्ट हो ही रहे हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है हार्ड वर्क। जी हाँ दोस्तों, एक बार जब आपने मानस बना लिया कि आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो दोस्तों आप जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद दोस्तों सेकंड रिक्वायरमेंट होती है डेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जो भी चीज पढ़ें उसको मन लगा के पढ़ें, एक खुशी के साथ पढ़ें, मस्ती के साथ पढ़ें। ये ना हो कि किसी के दबाव में आके आप पढ़ रहे हैं। तो जब तक ये हार्ड वर्क डेडिकेशन नहीं होगा दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगली चीज दोस्तों जो आपको चाहिए इस एग्जाम में वो है फोकस। फ्रेंड्स, आपका गोल आपके सामने हमेशा रहता है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपका फोकस उस गोल पे ही होना चाहिए। जो भी ऐसी चीज जो आपको आपके गोल के पास लेके जाती है, आप उसको पकड़ लीजिए। और ऐसी चीज जो आपको गोल से दूर लेके जाती है, उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि आपका जो लक्ष्य है उस पे अपना फोकस आप बनाए रखिए। अगली चीज है कंसिस्टेंसी। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी बार जो लोग टॉप करते हैं वो बताते हैं कि मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा, मैं कभी भी अपने एकेडमिक करियर में कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, हमेशा एवरेज था। तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से ऐसे एवरेज लोग यूपीएससी सिविल सर्विस को क्रैक कर पाते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं या 15 घंटे पढ़ रहे हैं या 6 घंटे पढ़ रहे हैं। फर्क किस बात से पड़ता है कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं क्या आप उसमें कंसिस्टेंट हैं। मीन्स दोस्तों अगर आप 6 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो आप अपनी एंटायर प्रिपरेशन के दौरान डेली 6 घंटा पढ़िए। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका शेड्यूल है, उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट की है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके बाद दोस्तों फेलियर्स। जी हाँ दोस्तों, फेलियर्स इस एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों, क्योंकि इस एग्जाम में काफी सारी स्टेजेस हैं और बहुत सी बार होता है कि आप किसी ना किसी स्टेज पे फेल हो जाएं। तो दोस्तों ऐसे लोग जो अपनी गलतियों से डरेंगे नहीं, जो उनसे सीखेंगे और उसके मुताबिक अपनी तैयारी में इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, ऐसे लोग ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको इस तैयारी के दौरान फेलियर से घबराना नहीं है और अपनी गलतियों से सीखना है, उसमें सुधार करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज इस एग्जाम की तैयारी के लिए, वो है आपकी स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि लगभग 2 साल आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में देने होंगे। साल भर की आपकी तैयारी और साल भर का पूरा एग्जाम का प्रोसेस होता है। और दोस्तों इन 2 सालों में काफी वास्ट सिलेबस है, आपको उसको टाइम पे रिवाइज भी करना है, आपको एग्जाम भी लिखना है और आपको अच्छी रैंक भी लानी है। तो दोस्तों इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी इस एग्जाम की बहुत ही अहम रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों हमने देखा कि ये एग्जाम कितना टफ है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे जो कि अमूमन बहुत लोगों का सवाल होता है कि
किस स्टेज पे हम इस एग्जाम की तैयारी करें। तो दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो कि 11th एंड 12th जब वो इस क्लास में होते हैं तभी से सोचने लग जाते हैं कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को मेरा सजेशन है कि आप अपनी जो स्टडीज है आप उन पे ही अभी फोकस रखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी स्टडीज में अच्छे होंगे तो इसका फायदा आपको डेफिनेटली बाद में मिलेगा। पर दोस्तों आप क्या एडिशनल चीज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है कि आप अपनी हैंडराइटिंग और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी में क्योंकि आपको एग्जाम लिखना होता है तो आपकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। मीन्स एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। तो आप देखिए कि आपकी हैंडराइटिंग बुरी तो नहीं है, और इस दौरान आप अपनी इंग्लिश पे भी काम कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप डेली न्यूज़पेपर की आप हैबिट डालिए। इस दौरान जब आप स्कूल में होते हैं तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना सीखिए, और इस दौरान आप अपनी जो जनरल नॉलेज है उसको स्ट्रेंथन कीजिए। इससे आप अच्छे आंसर लिख पाएंगे। ठीक है। और दोस्तों इस लेवल पे आपको किसी भी तरह के नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए, और ये जो 3-4 चीजें हैं इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो लेवल आता है वो आता है ग्रेजुएशन का, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों आप देखिए बहुत से टॉपर ऐसे होते हैं जो कि जस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ही इस एग्जाम को निकाल लेते हैं और काफी अच्छी रैंक से निकालते हैं। पर दोस्तों उसके पीछे उनकी मेहनत होती है जो वो इस कॉलेज के टाइम पे करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टाइम होता है इस एग्जाम की तैयारी का जब आप कॉलेज में होते हैं, क्योंकि दोस्तों 3 से 4 साल का आपका कॉलेज का ड्यूरेशन होगा और वहां पे आपको काफी टाइम मिलता है कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ने के लिए। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि ये राइट टाइम है आपकी तैयारी के लिए। अब दोस्तों इसमें क्योंकि देखिए आपकी ग्रेजुएशन का भी अपना अहम रोल होता है, तो आप ऐसा ना हो कि आप अपनी ग्रेजुएशन पे फोकस ना करें। आपका फोकस ग्रेजुएशन पे ही होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो टाइम मिलता है उसमें आप एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। इसकी हैबिट बहुत अच्छी हैबिट होती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, जनरल नॉलेज पे आप ध्यान दीजिए। और इस दौरान आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी जो कि आपको बाद में यूपीएससी में पढ़नी पड़ेंगी उनको आप अच्छे से इन डेप्थ उसकी रीडिंग कीजिए, उसको समझ लीजिए, ताकि आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इस एग्जाम की, इसके सिलेबस की, वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों इस दौरान आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वो 2-3 साल बाद होगा। तो दोस्तों उस समय आपके अभी के करंट अफेयर्स का ज्यादा मतलब रहेगा नहीं। तो आप करंट अफेयर्स को आप छोड़ दीजिए, आप एनसीईआरटी स्टैटिक पोर्शन पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास समय है तो आप एडवांस बुक भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत, आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का, आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने का। अब दोस्तों अगला होता है जब आप ग्रेजुएट हो गए हैं और उसके बाद आप तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन ज्यादा होगा नहीं, आप अपनी फुल फ्लेज तैयारी स्टार्ट कीजिए। और किस तरह से तैयारी करनी है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएट हैं और कहीं पे नौकरी वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे लोग भी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, हमारे पास काफी एग्जाम्पल है। और ऐसे लोगों को दिन भर में 4 से 5 घंटे निकालने ही होंगे ताकि वो फोकस होकर अपनी स्टडीज पे ध्यान दे सकें। दोस्तों कुछ लोग होंगे जो कि जॉब छोड़ चुके हैं, तो उनको भी अपनी फुल फ्लेज तैयारी वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि किस स्टेज पे आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या कोचिंग करना जरूरी है। अब दोस्तों इसका सवाल एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं कोचिंग के फायदे, तो सबसे पहला तो फायदा हुआ कि आपको अर्ली गाइडेंस यहाँ पे मिलती है। ठीक है। कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए, और जो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पर दोस्तों अगर हम बात करें कि कोचिंग से क्या क्या गलत चीजें होती हैं, वो दोस्तों एक तो सबसे पहली बात कि काफी पैसा लगता है। तो अगर आपके पास इतना फाइनेंस नहीं है तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप कोचिंग ना ही करें। दूसरी बात दोस्तों कोचिंग में आपका काफी टाइम वेस्ट भी होगा।
ठीक है। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इस एग्जाम में क्या चीज जरूरी है, वो है सेल्फ स्टडी। भले ही आप कितनी ही कोचिंग कर लें, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो उस कोचिंग का कोई मतलब नहीं है ना दोस्तों। और फ्रेंड्स आज की डेट में ऑनलाइन सोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल हैं और अच्छे अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप कोचिंग अगर ज्वाइन भी ना करें, अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो मोर देन इनफ होता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप जीएस वगैरह की बात करें, जीएस ऐसे, तो मैं कहूंगा कि कोचिंग का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। बट जहां बात ऑप्शनल की आती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा स्पेसिफिक होता है। तो और काफी बार ऐसा होता है कि कोई नया सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो कोचिंग से आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों बाकी की जब आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए टेस्ट सीरीज और मॉक्स वगैरह तो आप ज्वाइन करेंगे सही, और इन चीजों का इतना फाइनेंशियल बर्डन होता नहीं है। ठीक है। अगर आपका मेंस क्लियर हो गया है तो बहुत सारी कोचिंग ऐसी हैं जो कि फ्री में मॉक इंटरव्यू करवाती हैं। ठीक है। तो इसका इतना फाइनेंशियल बर्डन होता नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं समराइज करूं तो कोचिंग डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है। कोचिंग बिल्कुल भी असेंशियल नहीं है जीएस के लिए, ऐसे के लिए। बट हाँ, ऑप्शनल की अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं आपको कहूंगा कि आप कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, वो है स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, एक बार जब आपने मन बना लिया कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है, तो दोस्तों आपको स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा, भाई क्यों चाहिए हमको स्ट्रेटजी? दोस्तों उसका रीजन ये है कि आपने देखा कि कितना टफ कंपटीशन है। 1000 में से केवल एक आदमी का सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों हमें बाकी को हराना है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिलेबस काफी ज्यादा है। ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस को कवर करना है और उसके मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में। इसके अलावा हमें टेस्ट सीरीज लगानी है और काफी सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों हमको काफी सारी चीजें काफी कम टाइम में करनी है और इफेक्टिवली करनी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ऑब्वियसली एक स्ट्रेटजी की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहली चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो दोस्तों ये करूंगा कि आप सबसे पहले, जैसे ही जिस दिन आप अपना मन बनाए कि मुझे तैयारी करनी है, आप यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी की क्या डिमांड है, क्या ट्रेंड चल रहा है, हमें क्या क्या चीज पढ़नी है। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद आप 2-3 दिन का टाइम लीजिए, आप 3-4-5 दिन का टाइम लीजिए और अपने लिए एक सुटेबल स्ट्रेटेजी बनाइए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग जर्नी है, काफी लंबी जर्नी है, काफी ह्यूज सिलेबस है, और आपको कोशिश करनी है कि पहले अटेम्प्ट में आपका हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो आपको अपनी एक अच्छी सी स्ट्रेटजी होगी। पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कोई कॉपी पेस्ट नहीं मारना है कि मेरे बड़े भैया थे, उनकी ये स्ट्रेटजी थी और उनका हो गया, मेरा दोस्त है उसकी ये स्ट्रेटजी है और वो इस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप देखिए कि आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या सुटेबल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अलग अलग प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं और उसी के हिसाब से उसको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और दोस्तों जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मीन्स आपके जो भी टारगेट्स हों वो थोड़े प्रैक्टिकल होने चाहिए। मीन्स अगर मान लीजिए कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं 1 महीने में एनसीईआरटी खत्म कर लूंगा और वो पहली बार पढ़ रहा है, तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और वो उसमें प्रैक्टिकल टारगेट्स रखिए, और एक बार जब आपकी स्ट्रेटजी बन गई अब उससे चिपक जाइए। क्योंकि दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, मान लीजिए मेरी कुछ एक्स स्ट्रेटजी है पर मैंने कल देखा कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी स्ट्रेटजी वाई है, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लूंगा एक्स से वाई। दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपनी स्ट्रेटजी केवल तभी चेंज कीजिए कि जब उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। तो दोस्तों उस समय आप देखिए कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आप कुछ एग्जाम में आप मॉक लगा के देखिए देखिए आप कोई टेस्ट सीरीज देखिए, आपके नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर रही है तो दोस्तों उसको मॉडिफाई कर लीजिए। अब दोस्तों स्ट्रेटजी शुड बी बेस्ड ऑन टारगेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों आप जानते हैं कि आपका सिलेबस काफी ज्यादा है, आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं,
आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी करनी है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटजी बनाने का सबसे सही तरीका ये है कि आप टारगेट्स लेके चलिए कि मैं इतने समय में ये टारगेट में पूरा कर लूंगा। इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपकी हो नहीं सकती है। तो दोस्तों, अब ये जो टारगेट्स होते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? ये जो टारगेट्स होंगे ये ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, पर अगर मैं आपको बताऊं कि एटलीस्ट आपके टारगेट क्या होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि आपके टारगेट ऐसे हों कि आपका प्रीलिम्स से पहले आपका ऑप्शनल कम से कम एक बार कंप्लीट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऑप्शनल को प्रीलिम्स के बाद के लिए छोड़ देते हैं, पर दोस्तों वो टाइम इतना सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसी हो कि आपका ऑप्शनल प्रीलिम्स के पहले ही आपका एक बार कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सेकंड जो चीज आप कर सकते हैं वो ये कि आप कोशिश करिए कि प्रीलिम्स के पहले आपका मेंस का सिलेबस जितना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हैं उतना कर लीजिए। और दोस्तों, आपको आपकी तैयारी मेंस ओरिएंटेड करनी है। ऐसा नहीं होता है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग होगी, मेंस की तैयारी अलग होगी। दोस्तों, तैयारी मेंस के लिए ही होती है हमेशा, बट जब प्रीलिम्स आता है तो थोड़ा हम उसमें एडिशनल फोकस दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड जो टारगेट होना चाहिए वो ये कि कम से कम प्रीलिम्स के पहले आपका मैक्सिमम मेंस का सिलेबस कवर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, जो लेफ्ट आउट सिलेबस है जैसे कि एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, इनके बारे में डिसाइड कीजिए कि आप इसको कब करेंगे। प्रीलिम्स के पहले करेंगे कि उसके बाद में करेंगे, क्योंकि ये आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, आपको जीएस एंड ऑप्शनल के नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आप क्विक रिविजन्स कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इंक्लूडिंग ऐसे। आपको ऐसे भी लिखना होता है। तो दोस्तों, ये आपका टारगेट होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ठीक है, बट मोटा मोटी ये टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। अब दोस्तों, हमें इस स्ट्रेटजी में कैसे अप्रोच करना है? तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरी टाइमलाइन बनाई है, क्योंकि जनरली जून में आप तैयारी करने आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि अगले जून में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो रहा है। लगभग आपके पास 12 महीने का टाइम होता है। ठीक है, ये जून में प्रीलिम्स होगा, फिर सितंबर अक्टूबर में मेंस होता है। ठीक है, लगभग 3 से 4 महीने का यहाँ पे आपको गैप मिलेगा। और फिर दिसंबर में आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, और फरवरी से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने लग जाते हैं, जो कि 2 महीने तो चलते ही चलते हैं। तो इस पूरी टाइमलाइन को मैंने 6 फेजेज में डिवाइड किया है: फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4, 5 एंड 6। अब दोस्तों, इन 6 फेजेज में हमारा अप्रोच किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फेज 1 की, जिसको आप जून से लेके अक्टूबर तक मान सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये टाइमलाइन हर आदमी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है। मैंने यहाँ पे जून से अक्टूबर दिया है, आप इसको जून से सितंबर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस फेज में आपका फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी एंड ऑप्शनल। जी हाँ दोस्तों, लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शनल की तैयारी अभी क्यों करूं। दोस्तों, आप जब तैयारी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर इस फेज में आपने ऑप्शनल को कवर कर लिया तो आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट फेज है जून से लेके अक्टूबर का, इसमें आपका एंटायर फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी पे एंड ऑप्शनल पे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इस फेज की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप सिलेबस पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। और दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्लान, पैटर्न, सिलेबस, बुकलिस्ट के बारे में जानना हो तो मैंने इसी चैनल पे 2-3 वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक को लेके, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप अपना ऑप्शनल चूज कर लीजिए। इसमें ज्यादा डिले मत कीजिए। बहुत से लोग होते हैं कि 3, 4, 5, 6 महीने के बाद देखते हैं कि यार ऑप्शनल क्या लें। नहीं, आप जब शुरुआत करें तभी ऑप्शनल को चूज कर लें, और उसको इसी पीरियड में आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब क्या है? एटलीस्ट आपकी एक सिंगल रीडिंग हो जाए पूरे सिलेबस की, और उसके आपके नोट्स बन जाए। ये दोनों चीजें आपको इस पीरियड में कवर करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, इसकी इन डेप्थ आपको रीडिंग करनी है। तो दोस्तों, आप देखिए, कम से कम 5 महीने का समय है। तो 5 महीने में मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लो और ऑप्शनल को अच्छे से कवर कर लो। ठीक है,
जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। अब दोस्तों कुछ लोग जो कोचिंग जा रहे हैं उनसे मैं केवल यही कहूंगा कि आप भी आपका फोकस ऑप्शनल पे रखिए, एनसीईआरटी पे रखिए, बट जो आपके क्लास नोट्स है उसको आप डेली रिवाइज करते जाइए, ठीक है, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं है कोचिंग जाने का, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा आपको एक चीज और करनी है, वो ये कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है ना। और दोस्तों जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं शुरुआत में, तो शुरुआत में हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगे, पढ़ने में नहीं आए, पर दोस्तों आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, आपको डेडिकेशन से पढ़ना है। तो 10 दिन 15 दिन के बाद ऐसा होगा कि आपको अच्छे से पेपर समझ में आएगा और टाइम भी कम लगेगा। अब दोस्तों जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका फोकस होना चाहिए एडिटोरियल्स के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो तो आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन में आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो पर ये एडिटोरियल आपको नहीं मिलेंगे। तो आपका फोकस होना चाहिए एडिटोरियल। और दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि इन एडिटोरियल के बेसिस पे आप अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, भले ही वो अच्छी हो चाहे ना हो, बट एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो होगा ना कि किस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई फर्स्ट फेज। और दोस्तों इस फर्स्ट फेज में हमारा फोकस है एनसीईआरटी एंड ऑप्शनल। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको टाइम पे रिप्लाई कर दूं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड फेज की। ये फेज है अक्टूबर से लेके मार्च, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने अक्टूबर को यहाँ पे कॉमन रखा है ताकि आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप उसको किस फेज में इंक्लूड करेंगे। अब दोस्तों अक्टूबर से मार्च में देखिए आपका एनसीईआरटी कवर हो चुकी है आज की डेट में, आपका ऑप्शनल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आपकी दो मेन चीजें कवर हो चुकी हैं। अब इस फेज में आपका फोकस होना चाहिए मेंस के जीएस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जनरल स्टडीज आपका कंप्लीट फोकस इस पे होना चाहिए। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, हम जीएस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो हमने एनसीईआरटी तो पढ़ी ली है, अब हम एडवांस बुक्स को पढ़ेंगे और उसके नोट्स बना लेंगे। एडवांस बुक्स मतलब अब मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, आप शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इकोनॉमी की कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो इन सब बुक्स को आप पढ़ेंगे। नितिन सिंघानिया आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके आप नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस पीरियड में आपको अपने करंट अफेयर्स भी उस तारीख तक के कंप्लीट करने हैं, क्योंकि दोस्तों जून से लेके मार्च तक के आपको करंट अफेयर इस फेज में कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी समराइज फॉर्म में होते हैं, तो उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जब आप जीएस या ऑप्शनल के नोट्स बनाओगे तो उसमें आप करंट अफेयर को इंक्लूड कर सकते हो, ताकि एक अच्छे से आपका नोट्स बन जाए। अब दोस्तों इस पीरियड में आपको एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करनी है जीएस के लिए। अब दोस्तों ये कैसे करेंगे आप, दोस्तों देखिए आपकी एनसीईआरटी हो चुकी है, तो आपको मोटा मोटी चीजें पता है कि क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, बेसिक आइडिया आपको होगा। साथ ही साथ आपने ऑप्शनल भी एक बार पढ़ लिया है, तो आपको ऑप्शनल की भी तैयारी आपकी है। तो दोस्तों आप ऑप्शनल एंड जीएस दोनों की आपको एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करनी है। आप डेली 1 घंटा बैठिए सुबह, जैसे आप उठते हैं, आप सुबह उठते ही आप 1 घंटा आंसर लिखिए, कुछ कभी जीएस के लिखिए, कभी ऑप्शनल के लिखिए। और दोस्तों आप फुल टेस्ट भी दे सकते हैं 3 घंटे के। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी में एक यूनिट आपने खत्म कर ली, तो आप उसके 3 घंटे के टेस्ट भी दे सकते हैं। अब दोस्तों यही सेम चीज आपको करनी है ऑप्शनल के साथ, आपको ऑप्शनल में भी आंसर लिखने हैं और उसके टेस्ट अभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस फेज में आपको ऐसे भी लिखने हैं। और दोस्तों ऐसे इतना ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे लिखने हैं, आप कोशिश करिए कि कम से कम आप देखिए ये भी 5 से 6 महीने का पीरियड है, इस 6 महीने में आप कम से कम 5 से 6 ऐसे लिख लें, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स के बाद एकदम से आप पे बर्डन पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम होगा। और दोस्तों ऐसे के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप हर वीक या 2 वीक में एक बार, ठीक है, या 3 वीक में एक बार, जब भी आपका जो प्लान हो, शेड्यूल हो, उसके हिसाब से आप ऐसे भी आप लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको टाइम मिले आप अपना ऑप्शनल भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये काफी लंबा टाइम होता है 5 से 6 महीने का, और इसमें आपको टाइम मिलेगा। आप अगर आपने अच्छे से शेड्यूल बनाया हुआ है, अगर आप अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका ऑप्शनल भी इस पीरियड में रिवाइज हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उसके आंसर्स भी आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों न्यूज़पेपर तो आप डेली बेसिस पे पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है एथिक्स एंड सोसाइटी की। अब दोस्तों देखिए एथिक्स और सोसाइटी दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आप इसको प्रीलिम्स के बाद भी करें तो हो जाएगा,
कोई इतने बड़े टॉपिक नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में आप देखिए 10 से 12 ही टॉपिक हैं और एथिक्स में भी ज्यादा कुछ आपको पढ़ने के लिए इतना है नहीं। ठीक है, तो तो दोस्तों अब अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सोसाइटी और एथिक्स भी कवर कीजिए। ठीक है, सोसाइटी के नोट्स बना लीजिए, एथिक्स में कुछ कुछ चीजें कवर कर लीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं। ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फेज 2। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, फेज 1 में हमने एनसीईआरटी खत्म कर ली, हमने अपना ऑप्शनल एक बार पढ़ लिया। अब हमने फेज 2 में क्या किया, हमारी जीएस मेंस के लिए प्रिपेयर कर ली, हमारा ऑप्शनल रिवाइज हो गया, हमारे करंट अफेयर्स भी हो गए, हमने ऐसे की प्रैक्टिस भी कर ली, हमने अच्छे से आंसर राइटिंग भी कर ली। ठीक है दोस्तों, और हमने नोट्स भी बना लिए। तो दोस्तों देखिए आपका कितना बर्डन कम हो जाएगा इस फेज में। अब दोस्तों अब आएगा फेज 3। अब दोस्तों ये फेज 3 है मार्च से लेके मार्च टू प्रीलिम्स। फ्रेंड जनरली जून की स्टार्टिंग में प्रीलिम्स होता है। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने आपको मिलेंगे। अब दोस्तों जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 2 महीना काफी होता है प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी करने में। ठीक है, पर दोस्तों फिर से वही बात, ये हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपको 2 महीना चाहिए कि आपको 3 महीना चाहिए। ठीक है, आप मान के चलिए आपको 2.5 मंथ्स आप लेके चलिए। और दोस्तों इस दौरान आपका फोकस केवल और केवल प्रीलिम्स पे होगा। इसके अलावा आपको कुछ और चीज देखनी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर तैयारी का मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे मेंस के लिए। तो फ्रेंड्स आपका इस पीरियड में आपका फोकस केवल प्रीलिम्स पे होना है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, अब आपको आपकी जो जीएस है उसको रिवाइज करना है, और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपकी जीएस के का मटेरियल है उसको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि मल्टीपल रिवीजन मांगती हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम हुआ, लक्ष्मीकांत हुआ, इनकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों इसके आपको मल्टीपल रिवीजन करने होंगे इस पीरियड में। ठीक है, अब फ्रेंड्स करंट अफेयर्स आप जानते हैं प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप मल्टीपल उसकी रिवाइज कीजिए। विजन की इस समय तक आपको पीटी 365 भी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स को मल्टीपल रिवीजन कीजिए। साथ ही साथ मैप्स जो कि आपने अभी तक नहीं देखे हैं उसको आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, पर्सन हैं, उन पर आप फोकस कीजिए, तो ये सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, आपको कोई टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है सीरियसली, और मैं तो बोलूंगा आप जितनी अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, और दोस्तों जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो उससे क्या होगा, आपके प्रीलिम्स के मेन एग्जाम की आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और आप क्या सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरह से 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन खत्म करने हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छे से अटेम्प्ट करनी होगी। और हम लोग जब तैयारी करते थे तो मुझे पता है कि 25 से लेकर 30 टेस्ट हम लोग लिखते थे प्रीलिम्स के पहले। तो दोस्तों इससे आपको अलग ही फायदा मिलेगा। अब दोस्तों अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि इस फेज में न्यूज़पेपर पढ़ें कि ना पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपको मतलब इतना तो श्योर शॉट बता सकता हूँ कि प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ज्यादा आपका नुकसान होने वाला है नहीं। ठीक है, और जो करंट अफेयर छूट जाएंगे वो आपकी मंथली मैगजीन में कवर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पीरियड में आप अपना करंट अफेयर मतलब आप न्यूज़पेपर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका फेज 3, जिसमें आपका फोकस केवल और केवल प्रीलिम्स के ऊपर होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे फेज 4। ये फेज है प्रीलिम्स का एग्जाम आप देके घर पे आ चुके हैं, से लेके मेंस का जो शेड्यूल आ गया है कि मेंस कब से कब तक होगा। अब दोस्तों जब आप प्रीलिम्स का पेपर देके आ गए हैं, और दोस्तों 1 या 2 दिन में आपको पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, टेंटेटिव मार्क्स आपको पता चल जाते हैं। अब दोस्तों या तो सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि आप प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट न कीजिए। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर काफी अच्छे आएंगे। ठीक है, वो उन लोगों को पता ही उनका हो रहा है। कुछ लोग बाउंड्री पे होंगे और कुछ लोगों का बिल्कुल श्योर होगा कि उनका नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये तीनों ही लोग से मैं बोलूंगा कि आप प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट मत कीजिए। आप अपना पूरा फोकस दीजिए मेंस पे, ओनली मेंस। ये जो पीरियड है इसमें आपको केवल और केवल मेंस की तैयारी करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर इन प्रीलिम्स। ठीक है दोस्तों, आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब दोस्तों अब हमें करना क्या है, दोस्तों आप जानते हैं कि मेंस में अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
वो है ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल। तो दोस्तों अब हम इस फेज में हम बात करेंगे ऑप्शनल की। आप अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर दीजिए। आप उसको 2 बार तो रिवाइज कर ही चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे उसको आप जो आपने नोट्स बनाए हैं उससे आप क्विक रिविजन करते रहिए, ठीक है। और जो लेफ्ट आउट सिलेबस है जैसे कि एथिक्स, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन पे आप फोकस कीजिए और कोशिश करिए कि जून महीने में ही, ठीक है, मतलब आप प्रीलिम्स देके आ रहे हैं उसके 1 महीने के अंदर आपके ये तीनों चीजें हो जा रही हैं, ठीक है। और आप अपना ऑप्शनल भी आपने स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, इसके साथ साथ ही आप अपने जीएस को रिवाइज कीजिए। जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, आपका फोकस एथिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने मान लीजिए पहले एथिक्स नहीं पढ़ा है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, और अगर आपने पहले एथिक्स पढ़ लिया है तो उसके नोट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। सेम चीज ऑप्शनल के साथ है कि आपको ऑप्शनल को रिवाइज करना है और नोट्स करना है। दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि आपने पिछले 1 साल में जो तैयारी की है उसको आपको इन 3 महीने में अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए, उसको स्टैटिक के साथ लिंक करिए, तभी आपके आंसर अच्छे बनेंगे, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग इस फेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही चीज आपको मेंस में नंबर दिलाएगी। फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप डेली जीएस एंड ऑप्शनल के आंसर लिखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी हैबिट बने 3 घंटे में लिखने की। एंड फ्रेंड्स, जब आप 3 घंटा देते हैं तो उसको सीरियसली अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आंसर राइटिंग इस फेज में काफी इंपॉर्टेंट है। आप फोकस कीजिए उसके ऊपर, रिवाइज कीजिए चीजों को ताकि हर चीज आपके माइंड में फिट हो जाए। एंड दोस्तों ऐसे मैं आपको कहूंगा कि आप हर संडे को एक ऐसे लिखिए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये जो फेज 4 है इसमें हमारा एंटायर फोकस है मेंस के ऊपर, और हम यहाँ पे अपना पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर ले रहे हैं, हमारे करंट अफेयर्स भी हो गए हैं, हमारी अच्छे से आंसर राइटिंग भी हो गई है। अब हम तैयार हैं मेंस का एग्जाम देने के लिए। अब दोस्तों अगला जो फेज आता है वो आता है फेज 5। फेज 5 दोस्तों, मेंस आप देके आ गए हैं। अब मेंस के बाद दिसंबर तक का ये आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। दोस्तों मेंस का रिजल्ट आपको दिसंबर में आके मिलता है, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, इस पीरियड में लोग ज्यादा पढ़ाई करते नहीं है, ठीक है। 2 महीने का मिलता है, कुछ लोग घर चले जाएंगे। दोस्तों अगर आपको घर की याद आ रही है, ठीक है, आप 1 वीक के लिए जा सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप इस फेज का आप अच्छे से यूज कीजिए। 1 वीक आप घर गए हैं, उसके बाद वापस आइए, और दोस्तों आप अपना फोकस करिए फिर से मेंस पे, क्योंकि दोस्तों पता नहीं होता है कि मेंस में क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि यूपीएससी एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप बिल्कुल भी आउटकम को पहले से नहीं इंश्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये जो आपको 2 महीने का पीरियड मिला है, मैं आपको बोलूंगा कि इस पीरियड में भी आप मेंस पे फोकस कीजिए, ठीक है। मेंस के रिजल्ट का वेट मत कीजिए, जो आपके वीक एरियाज हैं वो आपको पता चल जाएंगे जब आपने एग्जाम लिखा है कि यार ये चीज मेरी वीक एरिया है, उस पर आप फोकस कीजिए, उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन को रिवाइज कीजिए, जीएस के नोट्स को आप रिवाइज कीजिए, और इस फेज में आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस फेज में, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है मेंस में तो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस फेज में हमने क्या किया, हमने अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया, उनको तैयार किया, ऑप्शनल का हल्का सा रिवीजन कर लिया, जीएस का भी हमने नोट्स का रिवाइज कर लिया, और हमने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों अगला जो फेज आएगा वो आता है फेज 6। ये होता है दिसंबर टू इंटरव्यू। मैंने यहाँ पे इसको टाइमलाइन दिया है। दोस्तों दिसंबर में आपका रिजल्ट आ गया है, और मान लीजिए आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है। तो दोस्तों अगर आपकी कॉल आ गई है तो आपने पिछले 2 महीने में जो किया है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए आपने ऑप्शन को रिवाइज कर लिया है, आपने जीएस को रिवाइज कर लिया है, और आपने डेली न्यूज़पेपर आपने पढ़ रहे हैं, तो इसका फायदा आपको इंटरव्यू में जरूर मिलेगा। अब दोस्तों अगर आपका मेंस में हो गया है जैसा कि मैंने पहले बताया, तो इस फेज में आपको क्या करना है, आपका पूरा का पूरा फोकस केवल इंटरव्यू पे होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 275 मार्क्स का होता है। पर दोस्तों इंटरव्यू ऐसी चीज है जो आपकी रैंक बना भी सकता है और आपकी रैंक बिगाड़ भी सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखें तो मेंस के मार्क्स से आपका सिलेक्शन श्योर होगा, बट आपकी रैंक क्या आएगी वो डिटरमाइन करती है आपके इंटरव्यू के मार्क्स। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। इस फेज में आप अपना डेफ जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको आप केयरफुली प्रिपेयर कीजिए,
और उसको तैयार भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों से बात करिए, क्या चीज लिखनी है क्या चीज नहीं लिखनी है, उसको अच्छे से या फिर आप तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा कि इस फेज में आप डेली के 2 न्यूज़पेपर पढ़िए और उसकी इन डेप्थ रीडिंग कीजिए, और आपका फोकस होना चाहिए एडिटोरियल्स पे। मैं इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। और दोस्तों, 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए और आपस में डिस्कशन कीजिए। हाँ, अब मैं जो आपसे ऊपर कह रहा था न्यूज़पेपर के लिए, आपका फोकस होना चाहिए एडिटोरियल्स पे, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में क्या चीज जरूरी है, आपकी ओपिनियन, आपके आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, व्यू पॉइंट, ये ये सवाल पूछे जाते हैं वहां पे आपसे फैक्चुअल चीजें काफी कम पूछी जाएंगी, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, उनके एडिटोरियल अच्छे से इन डेप्थ पढ़िए, अपनी ओपिनियन बनाइए, आर्गुमेंट आप बनाइए, काउंटर आर्गुमेंट आप तैयार कीजिए, व्यू पॉइंट आप तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको मॉक इंटरव्यूज भी देने हैं ताकि आपको पता तो चले कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, 5 से 6 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू दीजिए। ये नंबर डिपेंड करेंगे आपके ऊपर, कुछ लोग कम भी देते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को किस तरह से इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में जैसे ही आप इंटरव्यू देके आते हैं, थोड़ा आप आराम कर सकते हैं 1 वीक का, उसके तुरंत बाद आप तैयार हो जाइए नए प्रीलिम्स के लिए। मींस अगला जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों फेब में और मार्च में इंटरव्यूज होंगे और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में रिजल्ट आता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए बाई चांस आपका नहीं हुआ है, तो दोस्तों ये आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है, तो दोस्तों जून में ही आपको फिर से प्रीलिम्स देना है। तो दोस्तों ये 2 महीने काफी क्रिटिकल होते हैं, तो इसमें आप फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों, ऐसे लोग जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, तो दोस्तों वो फिर से सेम रूटीन आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप मेंस ओरिएंटेड ही तैयारी कीजिए, अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए, जो आपके वीक एरियाज है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब दोस्तों ये हो गया आपका पूरा का पूरा फेजेस जो आपको फॉलो करनी है, और दोस्तों इसमें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया वही पत्थर की लकीर है, नहीं दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हमको काफी फायदा होगा या जो हमको फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज है, दोस्तों आपने देखा कि एक लॉन्ग जर्नी है। अगर कोई आदमी 1 साल में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर रहा है तो उसको भी 2 साल तो चाहिए। तो दोस्तों, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6, 7, 8 अटेम्प्ट दे देते हैं। तो दोस्तों ये काफी लंबी जर्नी है, तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा। जब भी आपका मोटिवेशन कम हो, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कीजिए, आप ये सोचिए कि आपने क्यों ये तैयारी स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी अहम हो जाता है। दोस्तों आपका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो स्टडीज के लिए सूटेबल होना चाहिए, मतलब ज्यादा शोर न हो। ठीक है, अच्छा सा वेंटिलेशन आ रहा हो रूम में, तो इस तरह से आपका जो एनवायरनमेंट हो उसको कंड्यूसिव रखिए। दोस्तों सोशल मीडिया, फ्रेंड्स आप बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू सुन लीजिए, वो आपको यही बोलेंगे कि उन्होंने सोशल मीडिया को अवॉइड किया, देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है फेसबुक पे, क्या हो रहा है ट्विटर पे, क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे, कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों अवॉइड कीजिए, मतलब जहां तक हो सके इससे दूरी बनाए रखिए। जो अननेसेसरी थिंग्स हैं, जैसे जैसे कि मान लीजिए मेरे चाचा की भाई की शादी है, ताऊ की शादी है, दोस्तों इसको अवॉइड कीजिए। फ्रेंड्स दूरी बना लीजिए। जो अननेसेसरी ट्रिप्स हैं कि हमें सिक्किम जाना है, हमें गोवा जाना है, दोस्तों इस फेज में छोड़ दीजिए। आप ये जो 2-3 साल यहाँ पे दे रहे हैं, केवल और केवल पूरा डेडिकेशन आपको तैयारी के लिए ही होना चाहिए। रिलेटिव्स हैं, फोन कॉल्स हैं, गैदरिंग्स हैं कि आज हम मॉल जा रहे हैं, आज पिक्चर देखने जा रहे हैं, दोस्तों इनको आप अवॉइड कीजिए, है ना। एंड फ्रेंड्स, जो एक दूसरी चीज है जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये कि आप मोबाइल लैपटॉप के लिए एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि मैं रात में 9 से 10 ही देखूंगा, क्योंकि दोस्तों आजकल मोबाइल लैपटॉप में इतना सब मटेरियल अवेलेबल है कि अगर आप मान लीजिए सुबह 9 बजे भी लेके बैठेंगे तो आप रात में 10 बजे तक उसको बैठ के देखते रहेंगे और कुछ फ्रूटफुल चीज होगी नहीं। तो दोस्तों आप इसका ध्यान रखें कि टाइम वेस्ट नहीं होना है। तो मोबाइल लैपटॉप का फिक्स टाइम रखिए, क्योंकि दोस्तों काफी यूजफुल होता है यूपीएससी की तैयारी के लिए मोबाइल और लैपटॉप, अगर आप सही चीजों में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, एंड फ्रेंड्स मेंटेन अ डेली शेड्यूल इन योर एंटायर प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, आपका वीकली, आपका मंथली शेड्यूल होना चाहिए, आपका डेली
शेड्यूल होना चाहिए कि मैं डेली 7 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, और उसमें ये चीजें पढ़ूंगा। उसमें आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी हेल्थ पे भी आपको फोकस करना है। इसके लिए आप डेली अच्छी नींद लें, 7 घंटे आराम से सोइए बिना किसी टेंशन के, अच्छा खाइए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये सब चीजें मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी तैयारी के दौरान इन चीजों को फॉलो कीजिए। और दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर प्रीलिम्स के एक दिन पहले वाली रात में आपको अच्छे से नींद आ रही है तो वो एक चीज है कि मीन्स आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है और आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो दोस्तों ऐसी तैयारी कीजिए कि प्रीलिम्स के एक दिन पहले अच्छे से सो पाए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एग्जाम एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है आपकी सफलता की। तो दोस्तों हमेशा अपने पास एक प्लान भी रखिए कि अगर यूपीएससी नहीं तो क्या। क्योंकि दोस्तों होता है कि 5-6 साल के बाद आदमी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो दोस्तों हमें वो कमजोर नहीं पड़ना है, हमें हमेशा एक प्लान भी हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए यूपीएससी हर चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो सब आईएएस हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी आईएएस लोग हैं वो सभी सफल लोग हैं। तो दोस्तों यूपीएससी हर चीज नहीं है। आप जब तैयारी कर रहे हैं तो अपना पूरा 100% दीजिए, अपना बेस्ट शॉट दीजिए, ठीक है। होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हम काफी सारी चीजें इस दुनिया में करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। बस यही है कि हमेशा प्लान भी अपने पास रखिए और जब भी तैयारी करें अपना बेस्ट शॉट आप देने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये सब चीजें थी आपको जानने के लिए, और आई होप कि इन सब चीजों का आपको फायदा जरूर मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी और ये जो चीजें हैं याद रखने की, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक पे आप चीजों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान टाइम पे हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी आपको लगी हो, कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।